नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का वक्त हो गया है। आज यूरोप में भारत की कूटनीति खूब ट्रेंड कर रही है। जिस तरह गाड़ी के पहियों का रीअलाइनमेंट होता है, उसी तरह कूटनीति की दुनिया में भी शक्तियों का रीअलाइनमेंट चल रहा है। इसमें भारत के लिए अपना कद बढ़ाने का मौका है। भारत के तटस्थ रुख और प्रभावी कूटनीति के पैकेज के साथ पीएम मोदी यूरोप में एक बड़ा संदेश दे रहे हैं और विश्व युद्ध की आशंकाओं के दौर में दुनिया भारत को एक नए रूप में देख रही है। आज समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व युद्ध को टालने के लिए यूरोप किस तरह भारत से एक बड़े हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहा है। वो शक्तियां जो बार बार ये प्रोपेगेंडा चला रही हैं कि युद्ध के दौरान भारत अपने कूटनीतिक प्रभाव की कसौटी पर अलग थलग पड़ गया है, उन्हें भी करारा जवाब मिला है। पश्चिमी मीडिया में भारत के आलोचकों के लिए भी पीएम मोदी का ये दौरा एक असरदार डोज है। ऐसा लगता है कि भारत अब इस तरह की कड़वी घुट्टी अपने आलोचकों को समय समय पर देता रहेगा। इसके बाद आपको काला सागर यानी ब्लैक सी ले चलेंगे, जहां से एक धमाकेदार खबर आई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने अपने ड्रोन के जरिए काला सागर के स्नेक आइलैंड के पास रूस की 2 गश्त करने वाली हथियारबंद नावों को ध्वस्त कर दिया। इसका एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास। कुछ समय पहले यूक्रेन ने काला सागर में ही मिसाइल हमले से मॉस्को युद्धपोत को डुबोने का दावा किया था। अब यह दूसरी ऐसी घटना है। इसके क्या मायने हैं और इसका युद्ध पर कितना बड़ा असर होने वाला है, ये आपको दिखाएंगे। रूस के विक्ट्री डे यानी 9 मई वाले प्लान का सबसे बड़ा उद्देश्य है डोनबास रीजन पर कब्जा, और इस कब्जे में सफल होने के लिए रूस खार्किव पर बड़े हमले कर रहा है। आज तक की टीम ने खार्किव डोनबास बॉर्डर पर जाकर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, इसे देखिएगा। आज हम ज़ेपोरिजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर भी आपको लेकर चलेंगे। ये वही प्लांट है जहां करीब 2 महीने पहले मिसाइल हमला हुआ था और दुनिया भर में यह दहशत फैल गई थी कि चेर्नोबिल जैसा परमाणु हादसा हो सकता है। यहां तक कि यह भी कहा गया कि इस प्लांट में लीक है इस समय और रूस किसी को जाने नहीं दे रहा है, लेकिन हमारी टीम वहां पर पहुंची है। इस प्लांट की पहली सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आप सिर्फ खबरदार में देख पाएंगे। और आज अफगान लोकतंत्र की तालिबानी लूट के वीडियो सबूत दिखाएंगे। ये अफगानिस्तान से आज तक की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग सीरीज है। काबुल की संसद में फैले तालिबानी सन्नाटे को आज तक के कैमरे ने रिकॉर्ड किया। भारत इस वक्त दुनिया का पावर सेंटर बना हुआ है। पीएम मोदी 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। इस दौरे में आज का फोकस जर्मनी है, कल डेनमार्क, परसों फ्रांस। सामान्य तौर पर किसी राष्ट्राध्यक्ष के विदेश दौरे पर 2 देशों के संबंधों और भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाओं पर चर्चा होती है। इसमें लिखित और पहले से तय मुद्दे होते हैं, एजेंडा एकदम फिक्स होता है। लेकिन विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच पीएम मोदी का यूरोप दौरा कई मुद्दों पर खुली चर्चा होने का इशारा दे रहा है। पीएम अपने दौरे में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस में रहेंगे। रूस के साथ जर्मनी का नेचुरल गैस का सप्लाई को लेकर विवाद हो गया है। इसके अलावा युद्ध में यूक्रेन की सैन्य मदद करने के मामले में रूस की यूरोपीय देशों से ठन गई है। इसीलिए ये तीनों देश भारत से यूक्रेन युद्ध के मामले में बातचीत जरूर करेंगे और साथ ही रूस को मनाने की कोशिश करेंगे। इसका एक संकेत यह भी है कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जर्मनी के चांसलर ने अपील की है कि रूस इस युद्ध को खत्म करे। पीएम मोदी ने भी इस युद्ध को लेकर चिंता जताई और कहा कि युद्ध में मानवीय क्षति से भारत दुखी है और कहा है कि युद्ध से सिर्फ नुकसान ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन में मानवीय सहायता के लिए भारत ने मदद भेजी है। पीएम मोदी नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां वो स्वीडन और फिनलैंड के नेताओं से भी मिलेंगे। स्वीडन और फिनलैंड पर रूसी हमले की आशंका है, क्योंकि ये दोनों देश यूक्रेन की तरह नेटो में शामिल होने की बात कह रहे हैं। रूस इन दोनों ही देशों को चेतावनी जारी कर चुका है। माना जा रहा है कि शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी से ये दोनों देश भी अपील कर सकते हैं कि वो रूस को हमला करने से रोके। कुल मिलाकर पीएम मोदी का यूरोप दौरा जितना फॉर्मल नजर आ रहा है, यूरोपीय देशों के लिए ये उससे कहीं ज्यादा महत्व रखता है। विश्व युद्ध के खतरे के बीच सबकी निगाहें विश्वगुरु भारत के रुख पर टिकी हुई। जर्मनी में पीएम मोदी का स्वागत यूं ही नहीं हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर केवल भारतीयों का जोश तो हाई है ही,
जर्मनी का जोश भी हाई है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ पीएम मोदी जर्मनी में नजर आ रहे हैं, उसके पीछे भारत की विश्व गुरु वाली छवि का बूस्टर है। पूरी दुनिया कोविड काल में भारत की वैक्सीन पावर देख चुकी है। मेड इन इंडिया वैक्सीन पर विश्व भर के देशों का भरोसा यूरोप और अमेरिका देख चुका है। इसीलिए भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदल गया है। बुरे हालात में फाइटर वाली इमेज बनाने वाले भारत को अब पूरी दुनिया विश्व युद्ध के खतरे के बीच शांति लाने वाले देश के तौर पर देख रही है। विश्व युद्ध की दहशत के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यूरोप के 3 देशों का दौरा कई मायनों में खास है। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर पूरा यूरोपीय यूनियन पीएम मोदी के रुख पर नजरें टिकाए बैठा है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और हमारा स्ट्रेटेजिक रोल, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ गया है। तो इसीलिए सारे ताकतवर देश, सारे इंपॉर्टेंट देश भारत की तरफ अभी देख रहे हैं। हमारी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हम किसी के दबाव में नहीं आते हैं और इसीलिए अब पूरी वर्ल्ड को लगने लगा है कि इंडिया से हमें काफी सबक मिलते हैं। और ये जैसे यूक्रेन की भी अभी ये रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हुई है, हमारा बहुत प्रिंसिपल स्टैंड रहा है और हमने किसी का साइड नहीं लिया है। मैं इसको न्यूट्रल नहीं बोलूंगा, इसको एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बोलूंगा और जो हमारे हित में, नेशनल इंटरेस्ट में हमने वो रखा। पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर हैं, जिसमें आज वो जर्मनी में थे। इसके बाद वो डेनमार्क और फिर फ्रांस जाएंगे। इस दौरे के लिए कुछ कहे और कुछ अनकहे मुद्दे हैं। इन पर दोनों देशों में बात होगी। इनमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है यूक्रेन युद्ध। पूरा यूरोप इसी मुद्दे पर पीएम मोदी का रुख बदलना चाहता है। देखिए, हिंदुस्तान की जो यूक्रेन की लड़ाई पे जो हमारा स्टैंड है वो आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा बदला है। बोरिस जॉनसन के साथ बातचीत में सिर्फ इतना नहीं हमने कहा, हमने ये भी कहा कि किसी देश की जो सरहद है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उस पे किसी और को आक्रमण करने का हक नहीं है, उसकी सॉवरेनिटी पे आक्रमण करने का हक नहीं है। अब वो सीधा इशारा रूस पे था, नाम नहीं दिया हमने रूस का। सो थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान ने एडजस्ट किया है, तो करना पड़ेगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये जो इनका दौरा है प्रधानमंत्री का, ये इसलिए है कि ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे रिश्ते हैं इन देशों के साथ, उन पे जो हमारा यूक्रेन पे स्टैंड है उसका असर नहीं पड़ेगा। हम तो शांति के साथ खड़े हुए हैं, शांति वहां पर होनी चाहिए, जो युद्ध है वो बंद होना चाहिए और इसका समाधान डिप्लोमेसी और डायलॉग से होना चाहिए। पूरा यूरोप पीएम मोदी से यही चाहता है कि वे रूस को हमला करने से रोके या फिर वो भी यूरोपीय देशों के साथ खड़े हो जाएं। भारत का तटस्थ रुख अमेरिका समेत यूरोपीय देशों में खलबली मचाए हुए है। जहां तक जर्मनी की बात है तो गैस के मसले पर रूस के साथ उसकी भी ठन गई है। रूबल में पेमेंट मांगने वाले रूस को जर्मनी इनकार कर चुका है। पोलैंड और बल्गारिया की गैस सप्लाई बंद करने वाला रूस अब जर्मनी को भी सबक सिखा सकता है। इसीलिए जर्मनी भी भारत से सुलह करवाने की अपील कर सकता है। अभी ये जो मीटिंग होगी तीनों देशों के हेड्स ऑफ स्टेट और नॉर्डिक के साथ भी, थोड़ा सा वो शायद इंडिया को बोलेंगे कि हम ये रूस और यूक्रेन को ये लड़ाई कैसे रोक सकते हैं। कि जैसे आपने देखा यहाँ पर इनके भी जो एम्बेसडर थे यूक्रेन के, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को बोला। क्यों बोला? क्योंकि एक उम्मीद है। तो शायद सब देशों को उम्मीद रहेंगे, क्योंकि आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री के रिलेशनशिप जेलेंस्की के साथ भी अच्छे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी अच्छे हैं। तो शायद वो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे ये बाकी देश की हम कुछ पहल करके और कुछ इनिशिएटिव लेके शायद ये लड़ाई को जल्दी से रुकवाएं। पीएम मोदी कल डेनमार्क में नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें नॉर्डिक रीजन के 4 देशों के नेताओं से मिलेंगे। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है। अब इन देशों में फिनलैंड और स्वीडन के नेताओं को पीएम मोदी से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटो में शामिल होने की खबरों के बीच फिनलैंड और स्वीडन पर रूस के हमलों का खतरा बढ़ गया है। रूस इन देशों को पहले ही धमका चुका है। रूस के बाहुबल से बचने के लिए यूरोपीय देशों को भारत की शांति प्रिय और असरदार कूटनीति में एक मजबूत ढाल नजर आ रही है। 3 दिन 3 देश,
65 घंटे के इस यूरोप दौरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की स्वतंत्र विदेश नीति की धमक को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से रखते हुए रूस के विरोध में नहीं लेकिन युद्ध के विरोध में हैं हम। और इसीलिए आज पूरे विश्व की नजर हिंदुस्तान पर है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और ब्रिटेन से लेकर यूरोप के तमाम शक्तिशाली मुल्क आज ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत रूस और यूक्रेन की इस जंग में एक निर्णायक भूमिका निभाए। और इसीलिए आज ये सवाल उठता है, जब पूरे विश्व पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तो क्या विश्व युद्ध को रोकने वाला विश्व गुरु बनेगा भारत? बर्लिन से अंजना ओम कश्यप, आज तक। सीधे आपको बर्लिन लिए चलते हैं, जहां से अंजना मेरे साथ जुड़ रही हैं इस समय। अंजना, एक बात होती है कि जो भारतीय मूल के लोग जो वहां पर रहते हैं वो क्या अपने प्रधानमंत्री को देखकर कितने उत्साहित हो रहे हैं, लेकिन उनका उत्साहित होना लाजमी है। दूसरी बात होती है कि जर्मनी जैसा देश हो गया या फिर यूरोप के बाकी देश हो गए, वो सब भारत की ओर टकटकी लगाए देखें कि आप ही तारणहार हैं। अब क्या आपको विदेशी कूटनीति में ये कूट कूट कर भरा हुआ ये भाव दिख रहा है भारत के प्रति, इस उम्मीद से देखने का? कम से कम इतना तो साफ है श्वेता कि आज पूरे विश्व की नजरें हैं कि भारत अपना स्टैंड क्या रख रहा है रूस और यूक्रेन की जंग में। पहला, ये भारत की शक्ति का सबसे बड़ा, आप इसको लिटमस टेस्ट कह सकते हैं। दूसरी तरफ ये साफ है, जितने भी लोग थे जो भारत और भारत की कूटनीति को लेकर किसी न किसी तरीके से उसके क्रिटिक रहते हैं, उन सब के लिए कड़वी घुट्टी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। रूस पर तटस्थ, युद्ध के विरुद्ध, लेकिन रूस के खिलाफ साफ तौर पर नहीं, क्योंकि अपने राष्ट्र हित को देखना है। आप देखिए ना कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप जैसे मुल्कों के विरोध को हमने पूरी तरह से रूस के मामले पर पस्त कर दिया है। ये तमाम मुल्क आज ऐसी कगार पर खड़े हैं कि वो टकटकी लगाए हुए हिंदुस्तान के नजरिए, उसकी सोच, उसकी नीति, उनके शब्दों पर टिके रहते हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि भारत क्या स्टैंड ले रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस विरोध को हमने सिर्फ पस्त नहीं किया है श्वेता, हमने ये दिखा दिया है कि ईच कंट्री टू ईच कंट्री इट्स ओन। हमें रिश्ता रखना है अगर अमेरिका के साथ, तो आप 1-to-1 बात कीजिए। अगर अमेरिका ये शर्त रखे कि तुम उसके खिलाफ बोलो या रूस के खिलाफ बोलो, तो हम शर्तों पर किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाएंगे। रूस को लेकर देश हित में जो सही है वो हम डंके की चोट पर कर रहे हैं। और ये साफ, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये कहा था कि हम तो जितना तेल गैस एक महीना में लेते हैं उतना ये यूरोप के मुल्क एक आफ्टरनून में, एक शाम में ले लेते हैं, और ये सच्चाई है। जर्मनी जैसा मुल्क, अमेरिका जैसे देश जो अपना खजाना तो खूब भरते हैं, लेकिन जब ज्ञान देने की बात आती है वो सस्ता पेट्रोल गैस लेते हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो वो ज्ञान देने लगते हैं ये पश्चिमी मुल्क। उन तमाम लोगों के लिए करारा जवाब है कि हिंदुस्तान अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप हर कंट्री के साथ रखेगा। और मुझे लगता है कि श्वेता, कूटनीति के किताबों में हमने तमाम अन्य मुल्कों के सामने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक रचा है जो आने वाले वक्त में ये तय करेगा कि पावर्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, जो आज दोनों ने, ओलाफ शोल्स ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये जो कुछ शक्तिशाली देश हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही खड़े रहना है अगर, तो तुमको उसके खिलाफ बोलना होगा, उस रीत को हम साफ खत्म कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हर देश के साथ 1-to-1 हमारा रिश्ता रहेगा और हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। G4 में आप देखिए श्वेता, जर्मनी, इंडिया, जापान, ब्राजील, क्या इसका लक्ष्य है? जब ओलाफ शोल्स कहते हैं कि कुछ शक्तिशाली देश ही पूरा विश्व नहीं चलाएंगे, तो भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पर, यानी 1-2 मुल्कों के हाथ में ताकत नहीं, सबके पास अपनी ताकत, सब अपने देश हित में करेंगे, और भारत उसमें अग्रणी दिख रहा है अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, और पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा हो रही है। इसीलिए पीएम के जाने से पहले जर्मनी ने कह दिया कि भाई हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और इस साल दिसंबर तक, उसके बाद हमको रूस के तेल गैस की जरूरत पड़ नहीं जाएगी। लेकिन G7 को लेकर जब जर्मनी की तरफ से रुख रखा जाता है तो वो उन सभी बुद्धिजीवियों को एक जवाब भी हो जाता है बिना कुछ कहे, जो इस बात को लेकर बार बार कहते हैं कि नहीं भाई, भारत को तो यहां पर घेरा जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है जमीन पर। अंजना, बिल्कुल। और श्वेता, आज इसकी इससे ज्यादा बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है? आप देखिए, जिन राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है, जर्मन चांसलर, रूस का धुर विरोधी ओलाफ शोल्स के साथ, उसके बाद जब वो डेनमार्क पहुंचते हैं तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है। वहां आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इन चारों, स्वीडन और फिनलैंड का वो नेटो की मेंबरशिप चाहते हैं, और वहां पर नौबत है कि अगर वहां तक युद्ध जाता है तो भयावह स्थिति हो सकती है। उनके प्राइम मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति
जो री इलेक्ट हुए हैं, 10 दिन पहले ही हुए हैं, प्रधानमंत्री उन्हें पर्सनली कंग्रेचुलेट करते हैं। तो ये तमाम ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनको भारत के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आने वाले वक्त की आहट सुनाई देती है और उनको लगता है कि भारत के गुड बुक्स में रहना या इन रिश्तों को बेहतर बनाना अच्छा है। लेकिन जो भारत का स्टैंड है वो प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर साफ किया, हम युद्ध के विरुद्ध जरूर हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध में कोई जीतता कोई हारता नहीं है, बर्बादी ही होती है, लेकिन रूस के खिलाफ अगर ये तमाम मुल्क चाहते हैं कि दबाव में आकर भारत बोलेगा तो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की जो आप कह सकते हैं जो आत्मनिर्भर विदेश नीति भी अब कही जा रही है वो हिंदुस्तान साफ और स्पष्ट करता है। खुददार कह लेते हैं, इमरान खान को भी थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया अंजना इस पूरी बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज तो बर्लिन में है लेकिन धुआंधार उनका दौरा है, 3 दिन में 3 देश वो जाएंगे और वहां पर जो बातचीत हो रही है उसमें जो एक छाप साफ दिख रही है वो कि रूस यूक्रेन के बीच जो चल रहा है वो कैसे निपटे। यूक्रेन युद्ध के 68 दिन बीत गए हैं और लड़ाई अब धीरे धीरे एक नया मोड़ लेती हुई दिख रही है। 9 मई से पहले यूक्रेन पर पुतिन के तेज हमलों से जुड़ी आशंकाओं के बीच आज एक बड़ी खबर सामने आई और यह खबर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई के समुद्री मोर्चे काला सागर से आई। काले सागर में रूस के दिन कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे क्योंकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने स्नेक आइलैंड के पास रूस की 2 गश्त करने वाली रैप्टर नावों को अपने ड्रोन से फायर किया, लेजर गाइडेड हथियारों के जरिए ध्वस्त कर दिया। इसकी तस्वीरें कूटनीति की दुनिया में कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। ऐसे समय में जब रूस विक्ट्री डे परेड की तैयारियों में व्यस्त है और खुद को लगभग विजेता घोषित करने की स्थिति में है, तब यूक्रेन का ये दावा बहुत अहम हो जाता है। यह भी याद रखना होगा कि युद्ध के दौरान रूस के लिए समुद्र में यह दूसरा झटका है। इससे पहले रूस के युद्धपोत मोस्कवा को मिसाइल हमले से नष्ट कर देने के दावे हुए थे, इसीलिए इस हमले को युद्ध में तनाव बढ़ाने वाले मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। मोस्कवा के नष्ट होने के बाद वैसे भी रूस को काले सागर में अपनी शक्ति को बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही थी। इस पर रैप्टर बोट्स का डूबना युद्ध की आग में घी डालने जैसा है। इस पूरी घटना और इसके साइड इफेक्ट्स की एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हथियारों से लैस ये नाव काले सागर में पूरे आत्मविश्वास के साथ गश्त कर रही थी, लेकिन इस नाव को चलाने वाले इस बात से बेखबर थे कि उन्हें आसमान से किसी की नजर देख रही है। और फिर अचानक ये होता है। पलक झपकते ही 55 फुट की हथियारबंद पेट्रोल बोट टुकड़े टुकड़े होकर काले सागर के पानी पर बिखर जाती है। कुछ ही मिनट बाद एक दूसरी नाव तेजी से अपनी दिशा बदलकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इस नाव का भी वही अंजाम हुआ, क्योंकि इस पर आसमान से निशाना लगाया गया है दुश्मन को ध्वस्त करने वाले ड्रोन ने, जो बमबारी करने में माहिर है। यूक्रेन की सरकार का दावा है कि तस्वीरें रूस की 2 रैप्टर क्लास हाई स्पीड पेट्रोलिंग करने वाली नावों की हैं। इन नावों पर आसमान से लेजर गाइडेड बम बरसाए गए और बम बरसाने वाले यूक्रेनी हथियार का नाम है बायरक्तार TB2 ड्रोन। इन नावों को इस तरह ध्वस्त करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। इस युद्ध में पहली बार इन ड्रोन्स ने रूसी नौसेना की शक्ति पर इस तरह खुलकर वार किया है। पिछले 2 महीने में यूक्रेन ने ड्रोन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है और रूस की सेना को इससे बहुत नुकसान भी हुआ, चाहे टैंक्स हो या रूस की बख्तरबंद गाड़ियां हों, इन ड्रोन्स के इस्तेमाल से पूरी तरह से ध्वस्त हुई। लेकिन अब साफ तस्वीरें आई हैं जो कि दिखाती हैं कि पहली बार ये ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं रूसी नौसेना के खिलाफ। काला सागर में यूक्रेन ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और रूस की 2 नाव को गिराया। आगे आने वाले समय में अगर यूक्रेन इस तरह के ड्रोन्स को इस्तेमाल करता रहता है रूस की नौसेना के खिलाफ, तो इस लड़ाई में ये एक नया पहलू होगा। जो लेजर गाइडेड हथियार इस हमले में इस्तेमाल हुए हैं वो तुर्की के स्मार्ट बम हैं, जो स्थिर खड़े हुए और तेजी से चलते हुए टारगेट्स को आसानी से मार गिराते हैं और मारक क्षमता के मामले में ये एकदम सटीक होते हैं। रूस की 2 नेवी पेट्रोल बोट्स का इस तरह समंदर में ध्वस्त होना रूस को बहुत चुभ रहा होगा। इस घटना से 18 दिन पहले ब्लैक सी में ही रूस के सबसे महत्वपूर्ण युद्धपोत मोस्कवा के डूबने की खबर आई थी।
उस घटना से उठी अपमान की लहरें अब भी पुतिन के अभिमान से टकरा रही होंगी। वैसे दो नावों का ध्वस्त होना मॉस्को के मुकाबले एक छोटी घटना मानी जा सकती है, लेकिन यूक्रेन ने युद्ध के 68वें दिन इस हमले से जो सिग्नल दिया है वो बड़ा है। यूक्रेन ने बता दिया कि हमलावर रूस के छोटे से छोटे मोर्चे पर भी वो पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करेगा, और चाहे लंबा चौड़ा मॉस्को युद्धपोत हो या 55 फुट की नाव, सब पर यूक्रेन की मारक नजर है। अब देखना यह है कि रूस इस हमले का जवाब कितनी तीव्रता से देता है। अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। अब सरल शब्दों में आपको बताते हैं लेजर गाइडेड हथियार कैसे काम करते हैं, और खासतौर पर यूक्रेन के बायरक्तार ड्रोन ने किस तरह रैप्टर बोट्स को नष्ट किया होगा। बायरक्तार ड्रोन दिन रात हर स्थिति में काम करने वाले शक्तिशाली कैमरे की मदद से नाव को देख लेता है और टारगेट लॉक करने की कोशिश करता है। इसके बाद यह ड्रोन लेजर किरणों की मदद से नाव पर निशाना लगाता है, और फिर ड्रोन मिसाइल लेजर किरणों की दिशा को आधार मानते हुए सीधे टारगेट को ध्वस्त करने की तरफ बढ़ता है और अपना काम पूरा करता है। यूक्रेन ने 68 दिन के इस युद्ध में बायरक्तार ड्रोन को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया है। ये ड्रोन शुरू से रूस की नाक में दम कर रहे हैं और युद्ध को लंबा खींचने में यूक्रेन के लिए कारगर साबित भी हो रहे हैं। मूल रूप से टर्की के इन ड्रोन्स पर भी एक छोटी सी रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। ये यूक्रेन का वो आसमानी जवाब है जो उसने बार बार रूस को दिया है। इन इंफ्रारेड तस्वीरों को देखिए। इनमें आपको रूस के हथियारों पर आसमान से आग बरसती हुई दिखाई देगी, और रूस के काफिलों को इस तरह तितर बितर करने वाले ड्रोन का नाम है बायरक्तार TB2। ये ड्रोन मूल रूप से टर्की का है और 2019 में इन ड्रोन्स की खेप यूक्रेन को मिली थी। तब यूक्रेन को अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी इन ड्रोन्स को फुल टाइम सेवाओं में झोंकना पड़ेगा। इन ड्रोन्स में 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें होती हैं जो युद्ध की स्थिति में बहुत कारगर साबित होती हैं। ये ड्रोन लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं और इनकी कम्युनिकेशन रेंज करीब 300 किलोमीटर तक हो सकती है। ये 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। अपने टारगेट के करीब होने पर यह अजीबोगरीब आवाजें भी निकालता है। एक बायरक्तार TB2 सिस्टम में 6 एरियल व्हीकल, 2 ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, 3 ग्राउंड डेटा टर्मिनल, 2 रिमोट वीडियो टर्मिनल, एक ग्राउंड सपोर्ट टर्मिनल होता है। ये एक बार में 55 किलो का पेलोड ले जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा होता है, इंफ्रारेड कैमरा होता है और लेजर उपकरण भी होते हैं, जिनमें लेजर रेंज फाइंडर और लेजर पॉइंटर शामिल है। इससे टारगेट पर एकदम सटीक वार करने में आसानी होती है। अभी तो यूक्रेन युद्ध में ये ड्रोन्स चर्चा में हैं, लेकिन इनका इतिहास भी सफलता के उदाहरणों से भरा हुआ है। 2020 में अजरबैजान के लिए ये ड्रोन बहुत कारगर साबित हुए थे। तब आर्मेनिया के साथ चल रहे टकराव में इनका इस्तेमाल हुआ था, और ऐसे तमाम वीडियो सामने आए थे जिन्होंने इन ड्रोन्स की मारक क्षमता की
इन बायरक्तार ड्रोन्स का निर्माण यूक्रेन में ही हो रहा था और युद्ध की शुरुआत में रूस के खिलाफ इसके सफल प्रयोग को देखते हुए यूक्रेन में देशभक्ति का एक मशहूर गाना मार्च में रिलीज किया गया था। इस गाने का शीर्षक भी यही था, जो ड्रोन के नाम पर आधारित था। बताया जाता है कि इस मारक ड्रोन पर गाना बनाने की गुजारिश भी यूक्रेन सेना की तरफ से आई थी, ताकि रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन की सेना का जोश आए रहे और वो आखिरी समय तक रूस को करारा जवाब देते हुए युद्ध को लंबा खींचने में सफल रहे। रूसी सेना अपने विक्ट्री डे प्लान पर काम कर रही है और इसके लिए वो प्लानिंग के मुताबिक चुने हुए इलाकों पर हमले कर रही है। रूस के विक्ट्री डे प्लान का एक हिस्सा डॉनबास रीजन पर नियंत्रण भी है और इसके लिए रूस खार्किव पर बड़े हमले कर रहा है। आप ये सोच सकते हैं कि डॉनबास पर कब्जे के लिए रूस खार्किव पर हमले क्यों कर रहा है। यही जानने के लिए आज तक की टीम पहुंची खार्किव डॉनबास के बॉर्डर पर, जहां रूस और यूक्रेन के बीच कब्जे की जंग चल रही है। डोनबास की लड़ाई अब रूस के नाक की लड़ाई है। डोनबास के लिए रूस खार्किव को बर्बाद करने पर आमादा है। खार्किव में हुए ताजा हमलों की तस्वीरें रूस के इंतकाम की आग है। युद्ध का लंबा खिंचना रूस के गुस्से की वजह है। 9 मई से पहले वो यूक्रेन के चुनिंदा हिस्सों को काटकर विक्ट्री डे परेड की झांकी में सजाना चाहता है। इसके लिए उसने डोनबास रीजन पर कब्जे का प्लान बनाया है। यह इलाका डोनबास रीजन है। डोनबास के दक्षिण में मारियोपोल, मेलिटोपोल रूस के कब्जे में है, लेकिन डोनबास पर कब्जा रूस की पहली चाहत है, क्योंकि ये उसके बड़े प्लान का हिस्सा है। डोनबास में यूक्रेनी सेना के साथ रूस की तगड़ी लड़ाई चल रही है। यूक्रेनी सेना को डोनबास के पूर्वी इलाकों में भरपूर मदद मिल रही है। रूस डोनबास के पूर्वी हिस्से में मौजूद खार्किव से डोनबास की सप्लाई लाइन तोड़ना चाहता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खार्किव और डोनबास का कनेक्शन जिस दिन टूटा, उस दिन रूस का डोनबास रीजन पर पूरा कब्जा हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई लाइन टूट जाएगी। आज तक की टीम पहुंची है यूक्रेनियन। आज तक की टीम खार्किव और डोनबास बॉर्डर पर बसे शहर ब्रोविनगोवो पहुंची। जिस इलाके में हमारी टीम रिपोर्टिंग कर रही थी, वो वही इलाका है जिस पर रूस जल्द से जल्द कब्जा चाहता है। यहाँ मकानों के मलबों और जली हुई गाड़ियों के अलावा और कुछ नहीं था। यूक्रेनी सेना इस इलाके में मौजूद है क्योंकि इसे मालूम है कि यह इलाका गया तो डोनबास गया। आज तक पहुंचा है ब्राविनकोवो एरिया में, जो कि डोनबास रीजन के बेहद नजदीक है। यहीं से डोनबास का रास्ता जाता है। डोनबास रीजन यहां से तकरीबन 30-40 किलोमीटर ही दूर होगा। ये पड़ता जरूर खार्किव ओब्लास्ट में है, लेकिन खार्किव जो है वो डोनेस्क और लोहांस्क दोनों को बॉर्डर करता है और बहुत जबरदस्त शेलिंग हुई है इस इलाके में। हम देख सकते हैं घरों का क्या हाल हुआ है। एक के बाद एक जितने घर हमें नजर आए हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। जो घर बच भी गए हैं, परमिंदर आपको दिखाएंगे, कुछ घर ऐसे भी हैं जो थोड़े से बच गए हैं, लेकिन यहाँ रह कोई भी नहीं रहा है। जितने भी लोग यहाँ रह रहे थे वो सब इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं और ये जगह पूरी तरह से सेना के कंट्रोल में है। यानी ये क्षेत्र रूस के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। इस इलाके पर कब्जा करना रूस के विक्ट्री डे प्लान का हिस्सा है। खार्किव पर हमला करके रूस यूक्रेनी सेना को वहां बिजी रखना चाहता है और डोनबास में यूक्रेनी सेना को कमजोर करने के लिए इस इलाके पर कब्जा करके सप्लाई लाइन तोड़ना चाहता है, क्योंकि यूक्रेनी सेना को मिल रही मदद की वजह से युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। रूस को उम्मीद थी कि डोनबास रीजन लड़ाई में बहुत ही जल्दी
पूरी तरह से उसके कब्जे में आ जाएगा। लेकिन लड़ाई का तीसरा महीना शुरू हो गया है और अभी भी जो डॉनबास का इलाका है वो पूरी तरह से रूस के कब्जे में नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि सप्लाई लाइंस अभी भी खुली हुई हैं। यूक्रेन की सेना अभी भी डॉनबास इलाके में कुछ जगहों पर अपना कब्जा बनाई हुई है और इसी कारण से इस पूरे इलाके में, जो कि खार्किव से भी जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है और लोगों का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में लड़ाई का फोकस इस एरिया में ही रहने वाला है। आज तक की टीम डोनबास खार्किव बॉर्डर इलाके से आगे बढ़ी और हम वहां पहुंचे जहां से कुछ दूरी पर भीषण जंग चल रही थी। इस दौरान हम यूक्रेनी सेना के एक फॉरवर्ड बेस पर गए जहां कुछ घंटों पहले ही रूस ने जबरदस्त हवाई हमले किए थे। आज तक की टीम पहुंची है यूक्रेनियन आर्मी की एक फॉरवर्ड बेस पर, जिस पर हाल ही में हमला हुआ है। मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं इस फॉरवर्ड लोकेशन पर, जो कि डॉनबास एरिया के पास है। पिछले कुछ दिनों में इस पूरे इलाके में लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं रशिया की तरफ से और जवाबी कार्रवाई भी चल रही है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन फोर्सेस का कहना है, यूक्रेनी अफसरों का कहना है कि अभी भी ऐसी जगहें हैं डॉनबास एरिया में जहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस अपना कब्जा बनाई हुई हैं और यही कारण है कि रशिया की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक्स और अग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डोनबास रीजन पर कब्जा करने के लिए खार्किव से उसे अलग करना जरूरी है। डोनबास रीजन पर कब्जा रूस के क्रीमिया टू रूस लैंड कॉरिडोर प्लान का अहम हिस्सा है। इसीलिए ब्रोवेनगोवो पर रूस नियंत्रण चाहता है। इसके लिए वो बड़े हमले की तैयारी में है। यहाँ पर कब्जा हो गया तो डोनबास में यूक्रेनी सेना तक हथियार और खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पाएगा, जिससे डोनबास की लड़ाई खत्म हो जाएगी। यूक्रेन और रशिया की जंग अब अपने तीसरे महीने में है और साफ संकेत हैं कि ये लड़ाई अभी नहीं थमने वाली। इस लड़ाई का फोकस अब ईस्टर्न और साउथ के सेक्टर में है। खास करके ईस्ट में डॉनबास रीजन में लड़ाई बहुत ज्यादा भीषण हो चुकी है। रूस ने सोचा था कि इस इलाके को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा, लेकिन 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और ऐसा नहीं हुआ है। और ये बात साफ है कि यूक्रेन की सेना यहां पर लंबे समय के लिए लड़ने के लिए तैयार है। इसका साफ मतलब है कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलेगी। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ फॉरवर्ड लोकेशन खार्किव से अभिषेक भल्ला, आज तक। एक तरफ जिन इलाकों में रूस कब्जा चाहता है वहां पर भीषण लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ वो इलाके जहां पर रूस का नियंत्रण हो चुका है वहां हालात तेजी से बदल रहे हैं। यूक्रेन चाहे जो दावे करे, लेकिन मेलिटोपोल अब पूरी तरह से रूसी रंग में रंग चुका है। दूसरी तरफ ज़पोरिजिया के परमाणु खतरे को लेकर जो डर पूरा यूक्रेन और तमाम एक्सपर्ट्स जता रहे हैं, उसकी सच्चाई भी थोड़ी अलग है। आज हम आपको लेकर चलते हैं ज़पोरिजिया के उस न्यूक्लियर प्लांट में जहां पर 2 महीने पहले हुआ था मिसाइल हमला। इसी हमले के बाद चेर्नोबिल परमाणु हादसे जैसे खतरे की दहशत फैल गई थी, लेकिन जमीनी हालात अलग हैं। ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमलों की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को डरा दिया था। एक भी रूसी मिसाइल अगर न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद रिएक्टर्स पर गिरती तो भयानक तबाही होती। लेकिन क्या सच में प्लांट पर हुए हमलों के बाद खतरा बढ़ गया है? क्या सच में न्यूक्लियर प्लांट में कभी भी हो सकता है परमाणु धमाका? इसकी सच्चाई जानना जरूरी था, इसलिए आज हम आपको लेकर आए हैं ज़पोरिजिया के उसी न्यूक्लियर प्लांट में जहां करीब 2 महीने पहले हुआ था भीषण हमला। हम ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। ये बहुत बड़ी गेट जो आप देख रहे हैं, यहाँ से अंदर जाते हैं तो सीधे आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट नजर आएगा। जाके देखेंगे, जायजा लेंगे, लोगों से बात करेंगे, ऑफिशियल से बात करेंगे, देखने के लिए जो क्लेम्स हैं कि बिल्डिंग पे हमला हुआ था या नहीं, वो हम खुद देखेंगे और बताएंगे आपको कि यहाँ के हाल क्या है। आज तक की यूक्रेन युद्ध की जांबाज रिपोर्टिंग जारी है। आज तक की टीम ज़पोरिजिया के संवेदनशील न्यूक्लियर प्लांट में पहुंची।
हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये जाना कि न्यूक्लियर प्लांट में खतरा कितना बड़ा है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही सेंसिटिव इलाका है क्योंकि ये एक न्यूक्लियर प्लांट है और इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखें यूक्रेनी फोर्सेस और रूसी फोर्सेस बहुत ही सेंसिटिवली इसको हैंडल कर रहे हैं। अभी ये पूरी तरीके से रूस के कंट्रोल में है। यहाँ पे जो तैनाती है, जो फोर्सेस तैनात है वो पूरे रूसी फोर्सेस है, लेकिन कहा जाता है कि ये जो अंदर प्लांट है वहां पे जो फंक्शन है, जो चला रहे हैं इस प्लांट को, वो यूक्रेनी है। अभी भी रिएक्टर 1 और रिएक्टर 2 जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। हमें ऐसे कोई साइंस नजर नहीं आए जहां पे शेलिंग नजर आ रहा हो या बमबारी नजर आ रहा हो, तो ये बिल्कुल सेफ नजर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा। गेट से जब यहाँ पर आ रहे थे हम, तब मेरे कैमरा पर्सन सत्या और मैं, हमने देखा कि जो बिल्डिंग है ट्रेनिंग सेंटर, उसमें काफी हमला हुआ है, वहां पर लड़ाई हुई थी। लेकिन वो लड़ाई देखते ही शायद यूक्रेनी फोर्सेस पीछे हटने लगे, क्योंकि इस रिएक्टर को और इन प्लांट्स को अगर कुछ भी होता तो फिर ये न केवल यूक्रेन के लिए, रूस के लिए भी काफी घातक हो सकता है। ज़ैपोरिज़िया का यही प्लांट था जहां हुए रूसी हमलों ने दुनिया को परमाणु खतरे में डाल दिया था। आज यहां शांति है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट में 6 रिएक्टर्स हैं और हम जब यहां पहुंचे तो हमने सभी रिएक्टर्स को करीब से देखा। किसी भी रिएक्टर में हमले के कोई निशान नहीं मिले। हालांकि इस प्लांट पर रूसी सैनिकों का कब्जा है और इसी वजह से अब इस प्लांट में बिजली सप्लाई यूक्रेन के उन्हीं इलाकों में भेजी जा रही है जहां पर रूस का नियंत्रण है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत अहम है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। पूरे यूक्रेन में 1/5 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इसी प्लांट से होता है। लेकिन यहाँ पे जो रूस ने अपॉइंट किया है, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने आज तक को कहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दिया है। बाकी यूक्रेन को बिजली बस जो कैप्चर्ड टेरिटरीज है, जैसे ज़ैपोरिज़िया का ये पूरा इलाका और बाकी सारे कैप्चर्ड टेरिटरीज में भेजा जा रहा है और आगे चलकर डॉनबास रीजन में देखेंगे। लेकिन यूक्रेन को बिजली देना बंद कर दिया है इस प्लांट ने। ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर पूरी तरह से रूस का नियंत्रण है। यही नहीं, ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र में पड़ने वाले मेलिटोपोल पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। हम मेलिटोपोल भी गए और हमने देखा कि रूस का नियंत्रण होने के बाद यूक्रेन का ये शहर अब रूसी रंग में रंग गया है। मेलिटोपोल में फ्रीडम स्क्वायर पर इसकी झलक दिखाई देती है। मेलिटोपोल में 2 हफ्ते बाद आप देखें पूरा माहौल बदल गया है। जो फ्लैग वहां पर चल रहा है वो कम्युनिस्ट फ्लैग है। लाल फ्लैग, लाल झंडा यहाँ पर मेलिटोपोल में फहराया जा रहा है। उसके नीचे सेंट जॉर्ज का ऑरेंज और ब्लू रिबन जो मिलिट्री वैलर को रिप्रेजेंट करता है। रूस उसको हर जगह यूज कर रहा है। उनके जेड भी अब सफेद की जगह ऑरेंज और येलो हो गए हैं। यहाँ पर लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप सोवियत के हिस्सा थे। मेलिटोपोल लिखा अभी भी यूक्रेनियन में है, लेकिन ये भी बदला जाएगा, ये भी रूसी में लिखा जाएगा। वो सभी मॉन्यूमेंट्स जिन पर यूक्रेन की छाप थी उन्हें हटा दिया गया, साथ ही संस्थाओं को लोगों के लिए खोल दिया गया। मेलिटोपोल में गीता मोहन, आज तक। अब हम आपको एक बार फिर अफगानिस्तान ले चलना चाहते हैं। तालिबान के 8 महीनों के राज में अफगानिस्तान कैसा है, वहां लोग कैसे रह रहे हैं, सरकार कैसे चल रही है, यह हम आपको खबरदार में अपनी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग सीरीज के जरिए पिछले कुछ दिनों से लगातार दिखा रहे हैं। आज हम आपको काबुल में उस संसद भवन के अंदर ले जा रहे हैं जिसकी इमारत को भारत ने 965 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करके बनवाया था। उस संसद भवन में आज क्या होता है? क्या तालिबानी वहीं बैठकर सरकारी फैसले करते हैं या भारत की तरफ से अफगानिस्तान में बनाया गया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वहां के लूटे हुए लोकतंत्र की तरह धूल फाक रहा है? इन सवालों के जवाब हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने ढूंढे हैं। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आज तक दुनिया का इकलौता न्यूज चैनल है जो इस्लामिक अमीरात वाले मुल्क में लोकतांत्रिक सत्ता की खंडित निशानियों को ढूंढ रहा है। वो दौरे काबुल कुछ और था, अब आलम अफगानिस्तान कुछ और है। तब वो जमहूरियत का जज्बा था, अमन की आस थी। इन द अचीवमेंट्स ऑफ मौर्यन एम्पायर,
आज हुकूमत में तालिबान, शरिया का जोर और सन्नाटे में संविधान। अफगानिस्तान की सड़कों पर एक अजीब सी मायूसी दिखती है। आते जाते तालिबान दिख जाता है। हाई सिक्योरिटी जोन में सख्त चौकसी भी है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जाती है। अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात की सत्ता कैसे और कहां से चलती है, इसकी तलाश करते हुए आज तक संवाददाता अशरफ वानी काबुल के उस इलाके में पहुंचे जहां भारत ने अफगानिस्तान के लिए संसद भवन बनवा दिया था। भारत सरकार ने 7 साल पहले अफगानिस्तान सरकार को एक ऐसा तोहफा दिया जैसा दुनिया में किसी सरकार ने अफगानिस्तान के लिए नहीं किया। यहाँ की सांसद या पार्लियामेंट हाउस जो कहें, वो भारत सरकार ने अफगानिस्तान की सरकार के लिए बनाया और बाज़ाब्ता 2015 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को अफगानिस्तान के सुपुर्द करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। तब कई कुछ साल तक, करीब 2021 तक जो अफगानिस्तान का पार्लियामेंट था वो यहीं इसी इमारत से चलता था। काबुल के सुनसान से दिखने वाले इलाके में संसद भवन की ये इमारत लोकतंत्र की इबारत के तौर पर आज भी खड़ी है, लेकिन सुनसान है। यहाँ कोई आता जाता भी नहीं। सुरक्षा का जिम्मा पहरेदारों को दिया गया है। आज तक संवाददाता इन्हीं तालिबानियों के साथ संसद भवन के अंदर पहुंचे। पहले लोअर हाउस का ताला खुलवाया। अंदर सब सुनसान वीरान पड़ा था। अफगानिस्तान में पिछले 8 महीनों के दौरान तालिबान की हुकूमत तो चल रही है, लेकिन बदला कुछ खास नहीं है। लेकिन हम आप आज को अफगानिस्तान के उस पार्लियामेंट में ले आए हैं जो भारत सरकार ने तो बनवाया था, लेकिन यहाँ की तंत्र के लिए, अफगानिस्तान की लोकतंत्र के लिए 970 करोड़ की लागत से ये पार्लियामेंट बनाया गया। 2015 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर तोहफा अफगानिस्तान के लोगों के लिए ये पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है हवाला की। लेकिन पिछले साल 15 अगस्त 2021 को जो हुआ वो दुनिया ने देखा। यही वो इमारत थी जिसमें तालिबान सबसे पहले दाखिल हुई। यहाँ पर अफगानिस्तान का जो झंडा है उसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर तालिबान का झंडा गाड़ दिया। उसी दिन और इसी झंडे से इस बात का ऐलान हुआ था कि अफगानिस्तान में अब जो है तालिबान की सरकार है और तालिबान ने अब पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है। 15 अगस्त के दिन अफगानिस्तानी संसद के इस हॉल से जमहूरियत का जो झंडा उतरा, उसने इस इमारत की रौनक छीन ली। अब यहाँ तालिबान का एक झंडा प्रतीक के तौर पर लगा दिया गया है, जो इस इमारत पर तालिबानी कब्जे का प्रतीक है। अभी भी वो निशान हैं जो पार्लियामेंट की तरफ से यहाँ पर इस्तेमाल होते थे, वो उन चीज़ों को किसी तरह से छुआ नहीं गया है। लेकिन तालिबान के लिए ये इमारत और ये गवर्नमेंट सिस्टम कुछ काम की नहीं है। यहाँ पर हम तालिबान के कुछ फाइटरों को ज़रूर देख रहे हैं जो वहाँ कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनके ज़िम्मे सिर्फ इतना काम है कि वो हिफाजत करें इस बिल्डिंग की। इसी इमारत में आगे बढ़ने पर मेशरानो जिरगा यानी संसद के ऊपरी सदन का दरवाजा भी था। उस हॉल में घुसने पर भी वही वीरानी, वही सन्नाटा नजर आया। जबकि 2015 के दिसंबर महीने में जब इस इमारत का उद्घाटन करते वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काबुल पहुंचे थे, इसी संसद भवन के मंच पर हिंदुस्तान का तिरंगा अफगानिस्तानी झंडे के साथ लहरा रहा था, मानो अफगानिस्तान को लोकतंत्र के रास्ते पर चलते रहने का संबल दे रहा हो। लेकिन कट्टरपंथ की ताकत के आगे अफगानिस्तानी जमहूरियत बेजान निकली और उसके साथ ही बेजान हो गई इस संसद भवन की रौनक। अगर पार्लिमानी कार्रवाई की बात की जाए तो तालिबान में वो कायदे कानून नहीं है जहां पर डेमोक्रेटिक तरीके से सरकारें चलाई जाती है। उनका अपना तरीका है जहां पर शरिया के तौर से सरकारें चलाई जाती हैं, उसमें पार्लियामेंट का कोई काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो है तालिबान की तरफ से एक नई जो चेहरा दिखाया गया है, उसमें इस इमारत को फिलहाल महफूज रखा गया है। तालिबान को भी उम्मीद है कि आने वाले सालों के दौरान अगर उनकी सरकार अफगानिस्तान में रहती है तो इस पार्लियामेंट बिल्डिंग का काफी इस्तेमाल उनकी सरकार के लिए हो सकता है। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, काबुल, अफगानिस्तान आज तक।